हेलो माय इमेजिन फैमिली, वेलकम बैक टू इमेजिन विद सानिया। आ गई है आपकी ऑब्सेस्ड इश्क की न्यू स्टोरी। पर यार, मुझे आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है। आप लोग मेरी स्टोरी को सुन तो लेते हो, पर कमेंट बिल्कुल नहीं करते। सच बताऊं तो मुझे बहुत डिमोटिवेशन फील होता है, और इसी वजह से मैं कभी कभी स्टोरी के लिए अच्छे आइडियाज सोच भी नहीं पाती हूं। आपका एक कमेंट मुझे बहुत हिम्मत देता है। तो प्लीज यार, आज की वीडियो पर लाइक और ढेर सारे कमेंट जरूर कर दिया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए अब आज की मसालेदार कहानी शुरू करते हैं। क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। इश्की की चीख उस खाली और शांत हॉल में गूंज उठी। उसने अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से विवान के चौड़े और सख्त कंधों को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान किसी लोहे की चट्टान की तरह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। विवान ने अपनी गहरी डार्क आंखों से इश्की के थके हुए और गुस्से से लाल चेहरे को देखा। उसकी बाहों की पकड़ इश्की की कमर और घुटनों के नीचे इतनी मजबूत थी कि इश्की को लगा जैसे वो किसी लोहे के शिकंजे में कैद हो गई हो। चुपचाप रहो। विवान की आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन उस शांति में एक ऐसा खौफनाक कमांड था जिसे टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तुम्हारे पैरों में अब अपने शरीर का और इस 20 किलो के लहंगे का वजन उठाने की जान नहीं बची है। अगर मैंने तुम्हें नीचे उतारा तो तुम अगले ही पल फर्श पर गिर जाओगी। तो गिरने दो। इश्की ने अपनी पुरानी अकड़ दिखाते हुए कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें क्या? तुमने तो अपनी जिद पूरी कर ली ना मुझे इस पिंजरे में लाकर। विवान के होठों पर एक बहुत ही हल्की खतरनाक सी स्माइल आ गई। उसने इश्की को अपनी बाहों में थोड़ा और ऊपर की तरफ उछाला और उसे अपने सीने के और करीब कर लिया। तुम मेरी जिम्मेदारी हो मिसेज इश्की, और जो चीज मेरी होती है उसे मैं गिरने नहीं देता, ना अपनी नजरों से और ना ही जमीन पर। अब अगर तुमने एक और बार हिलने की कोशिश की तो मैं यहीं इसी हॉल में तुम्हें वो सब करने पर मजबूर कर दूंगा जो एक पति अपनी पत्नी के साथ सुहागरात पर करता है। चॉइस तुम्हारी है। विवान की इस बेशर्मी भरी धमकी को सुनकर इश्की का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से एकदम लाल टमाटर जैसा हो गया। उसने झटके से अपने होंठ भींच लिए और अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लीं। उसे पता था कि ये साइको आदमी जो बोल रहा है वो सबके सामने कर भी सकता है। विवान उसे अपनी बाहों में उठाए हुए उन चौड़ी और घुमावदार सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। पूरा मेंशन एकदम शमशान की तरह शांत था। सिर्फ विवान के भारी जूतों की ठक ठक की आवाज और इश्की की भारी पायल की छमछम उस सन्नाटे को चीर रही थी। इश्की ने न चाहते हुए भी विवान की गर्दन के पास अपना सिर टिका लिया। वो सच में बहुत थक चुकी थी। सुबह से चल रहे ड्रामे, डर, रोने और अब इस भारी ब्राइडल लहंगे ने उसकी पूरी एनर्जी चूस ली थी। विवान के कपड़ों से आ रही वो डार्क मस्कुलर परफ्यूम की महक और हवन कुंड के धुएं की खुशबू आपस में मिल गई थी। इश्की को विवान के दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। धक धक धक, एकदम शांत और रिलैक्स्ड, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। बाबा जी, ये इंसान है या कोई रोबोट? मुझे इतने भारी लहंगे के साथ ऐसे उठाकर सीढ़ियां चढ़ रहा है जैसे मैं कोई रुई का बंडल हूं। इसकी सांस तक नहीं फूल रही। इश्की ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए सोचा। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने के बाद विवान एक बहुत ही बड़े और भारी महोगनी लकड़ी के दरवाजे के सामने रुका। यह विवान का मास्टर बेडरूम था। दरवाजे का डिजिटल लॉक विवान की मौजूदगी सेंस करते ही क्लिक की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। विवान ने दरवाजे को अपने पैर से धक्का दिया और अंदर दाखिल हुआ। कमरा इतना बड़ा था कि उसमें एक पूरा का पूरा फ्लैट समा जाए। डार्क ग्रे और ब्लैक थीम, फर्श पर बिछा हुआ बेहद सॉफ्ट टर्किश कारपेट और बीचों बीच रखा एक विशाल किंग साइज बेड। कमरे में सिर्फ मध्यम सी पीली रोशनी जल रही थी, जो उस माहौल को और भी ज्यादा इंटेंस और डार्क बना रही थी। विवान ने बहुत ही आराम से, जैसे किसी कांच की नाजुक गुड़िया को रख रहा हो, इश्की को उस विशाल बेड के बीचों बीच बैठा दिया। इश्की ने जैसे ही बेड को छुआ, वो तुरंत झटके से पीछे की तरफ खिसकी और बेड के बड़े से हेडबोर्ड से अपनी पीठ सटा ली। उसने अपने भारी लहंगे को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और अपनी बड़ी बड़ी डरी हुई लेकिन गुस्से से भरी आंखों से विवान को घूरने लगी। विवान बेड के किनारे पर खड़ा रहा। उसने इश्की की इस हरकत को देखा और एक लंबी सांस ली। उसने बहुत ही आराम से अपनी डार्क ब्लैक शेरवानी का हैवी कोट उतारा और उसे पास रखे एक लेदर काउच पर फेंक दिया। अब वो सिर्फ एक ब्लैक सिल्क कुर्ते में था, जो उसके चौड़े सीने और मस्कुलर बाहों पर पूरी तरह से कसा हुआ था। उसने अपने कुर्ते के ऊपर के 2 बटन खोल दिए और अपनी स्लीव्स को कोहनियों तक ऊपर चढ़ा लिया। इश्की की सांसें विवान की हर एक हरकत के साथ तेज होती जा रही थीं। तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? इश्की ने हकलाते हुए अपनी दोनों बाहों को सीने पर बांधते हुए कहा। मुझसे दूर ही रहना बता रही हूं मैं। विवान ने अपनी उंगलियों को अपने बालों में फेरा और बहुत ही डार्क और सिडेक्टिव आवाज में बोला, कपड़े कहाँ उतारे हैं अभी बीवी? सिर्फ कोट उतारा है। और वैसे भी अब हम लीगल हस्बैंड वाइफ हैं। अगर मैं इस कमरे में बिना कपड़ों के भी घूमूं तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मुझे एतराज है, बहुत बड़ा एतराज है। इश्की एकदम से फुफकारते हुए बोली, मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। ये शादी तुमने जबरदस्ती की है, डरा धमका कर की है। मेरे लिए तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो जो अपनी हदें पार कर रहा है, एक किडनैपर हो। विवान धीरे धीरे चलकर बेड की उस तरफ आया जहां इश्की सिकुड़कर बैठी थी। वो बेड पर चढ़ा
और घुटनों के बल चलते हुए बिल्कुल इश्की के सामने आ गया। दोनों के बीच अब 1 इंच का भी फासला नहीं था। इश्की ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे सिर्फ दीवार थी। विवान ने अपने दोनों मजबूत हाथ इश्की के दोनों तरफ गद्दे पर टिका दिए, उसे पूरी तरह से अपने घेरे में लॉक करते हुए। तुम्हारे मानने या ना मानने से रियलिटी नहीं बदल जाती मेरी जान, विवान ने अपना चेहरा इश्की के चेहरे के बिल्कुल करीब लाते हुए कहा। उसकी गर्म सांसें इश्की के होठों से टकरा रही थीं। तुम्हारी मांग में जो ये लाल रंग है ना, ये मेरे नाम का है। तुम्हारे गले में जो ये मंगलसूत्र है वो मेरा है। तुम चाहो तो मुझे किडनैपर बुलाओ, साइको बुलाओ या शैतान बुलाओ, लेकिन हर रात तुम्हें सोना इसी बिस्तर पर है और सुबह आंखें खोलने पर सबसे पहले इसी किडनैपर का चेहरा देखना है। इश्की का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी पसलियां टूट जाएंगी। विवान की वो गहरी, नशीली और डार्क आंखें उसे अपने अंदर खींच रही थीं। इश्की ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। तुम बहुत बुरे हो, इश्की ने बहुत ही दबी हुई आवाज में कहा। जानता हूं, विवान ने बहुत ही ठंडेपन से जवाब दिया। उसने अपना एक हाथ गद्दे से उठाया और इश्की के भारी मांग टीके की तरफ ले गया। ये क्या कर रहे हो? हाथ हटाओ अपना। इश्की ने घबराकर अपना सिर पीछे किया। हिलो मत। विवान की आवाज में फिर से वही कमांड था। तुम्हारे इस भारी मांग टीके की चेन तुम्हारे बालों में बुरी तरह उलझ गई है। अगर तुमने खुद इसे खींचने की कोशिश की तो तुम्हारे बाल टूट जाएंगे। विवान की उंगलियां बहुत ही नाजुक तरीके से इश्की के बालों के बीच में गईं। उसकी ठंडी पोरें जब इश्की के माथे और स्कैल्प को छू रही थीं, तो इश्की की पूरी बॉडी में करंट के झटके लग रहे थे। वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। विवान का पूरा ध्यान उस उलझी हुई चेन पर था। वो इतनी सावधानी से उस चेन को निकाल रहा था जैसे वो कोई बहुत ही नाजुक काम कर रहा हो। 1 मिनट के अंदर उसने वो मांग टीका निकालकर साइड टेबल पर रख दिया। फिर उसकी नजर इश्की के कानों के भारी कुंदन के झुमकों पर गई। उन भारी झुमकों की वजह से इश्की के कान के नीचे लाल निशान पड़ गए थे। इन लोगों को तुम्हें सजाने के लिए और कोई हल्का सामान नहीं मिला था क्या? विवान ने हल्का सा गुस्सा करते हुए कहा। तुम्हारे कानों में निशान पड़ गए हैं। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं खुद उतार लूंगी। इश्की ने अपने हाथ कानों की तरफ बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने एक झुमके का पेंच घुमाने की कोशिश की, वो बालों में और फंस गया और इश्की के मुंह से एक दर्द भरी आउच निकल गई। विवान ने तुरंत इश्की के दोनों हाथों को पकड़कर नीचे कर दिया। दिख गई तुम्हारी बहादुरी। कहा ना, चुपचाप बैठी रहो। हर चीज में खुद को हीरो साबित करने की जरूरत नहीं है। विवान थोड़ा और करीब झुका। अब उसका चेहरा इश्की की गर्दन के बिल्कुल पास था। वो इश्की के कानों के पीछे उंगलियां ले गया। इश्की ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। विवान की वो गर्म सांसें उसकी गर्दन की नंगी स्किन पर पड़ रही थीं, जिससे इश्की के रोंगटे खड़े हो रहे थे। विवान ने बहुत ही आहिस्ता से, बिना इश्की को दर्द दिए, वो दोनों भारी झुमके निकाल दिए। जैसे ही झुमकों का वजन कानों से हटा, इश्की ने एक बहुत ही गहरी राहत की सांस ली। इश्की थैंक यू बोलने ही वाली थी कि उसे याद आया कि ये वही इंसान है जिसने उसे इस हालत में पहुंचाया है। उसने अपनी बात बीच में ही काट दी और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। विवान के होठों पर एक मुस्कान आ गई। वेलकम मिसेज इश्की। अब बारी थी उस भारी नेकलेस की। विवान के हाथ इश्की की गर्दन के पीछे गए। उसके हाथों की छुअन से इश्की का पूरा शरीर अकड़ गया। नेकलेस का हुक खोलते वक्त विवान की उंगलियां जानबूझकर इश्की की गर्दन और उसके कॉलर बोन पर फिसल रही थीं। ये कोई गलती नहीं थी, ये विवान का वो स्लो बर्न टॉर्चर था जो वो इश्की को दे रहा था। विवान, जल्दी करो, इश्की ने कांपती आवाज में कहा। इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जान, रात बहुत लंबी है। विवान ने हुक खोलते हुए नेकलेस को धीरे से आगे की तरफ सरकाया। नेकलेस निकालते वक्त उसके हाथों की पोरे इश्की के नंगे कंधों को सहलाती हुई गुजरी। इश्की की सांसें भारी होने लगी थीं। ये आदमी अपनी हरकतों से उसे पागल कर रहा था। नेकलेस रखने के बाद विवान की नजर इश्की के लहंगे के उस भारी लाल दुपट्टे पर गई जो उसके सिर से होता हुआ उसके कंधों पर दर्जनों सेफ्टी पिन्स के साथ कसा हुआ था। ये पिन भी मुझे ही खोलने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे बस का तो ये है नहीं, विवान ने कहा और इश्की के कंधे के पास लगे दुपट्टे के पिन्स को ढूंढने लगा। नहीं, ये मैं खुद कर लूंगी, तुम पीछे हटो। इश्की एकदम से अलर्ट हो गई। दुपट्टे के पिन्स उसके ब्लाउज के बहुत करीब लगे हुए थे। अगर विवान उन्हें खोलता तो उसके हाथ। इश्की का चेहरा शर्म से और लाल हो गया। इश्की, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। विवान ने उसकी दोनों कलाइयों को एक ही हाथ में पकड़कर उसकी गोद में टिका दिया। मैं नहीं चाहता कि रात के इस वक्त तुम्हारे शरीर पर कोई भी खरोंच आए। विवान ने अपना दूसरा हाथ इश्की के कंधे पर रखा। वो बहुत ही ध्यान से एक एक पिन निकालने लगा। इश्की अपनी आंखें नीचे किए हुए अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। विवान का चेहरा उसके सीने के बिल्कुल करीब था। उसकी नजरें एकदम फोकस्ड थीं, लेकिन इश्की को लग रहा था जैसे वो अपनी नजरों से ही उसे जला देगा। एक पिन निकालते वक्त विवान का अंगूठा गलती से इश्की के ब्लाउज की डोरी के पास टच हो गया। इश्की एकदम से उछल पड़ी। तुम बहुत बड़े वाले ठरकी हो, बेशर्म इंसान, जानबूझकर मुझे टच कर रहे हो। इश्की ने उसे जोर से धक्का दिया। विवान पीछे होकर बेड पर बैठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी वो गहरी मर्दाना हंसी उस पूरे शांत कमरे में गूंज रही थी। इश्की को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन किया पास रखा लैंप उठाकर विवान के सिर पर दे मारे।
अपनी ही बीवी के कपड़े उतारने में मदद करना अगर ठरकीपन है तो हाँ, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा ठरकी हूँ, विवान ने हंसते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हें छूने के लिए इन पिंस के बहाने की जरूरत है? तुम मेरी हो इश्की, मैं जब चाहूं जहां चाहूं तुम्हें छू सकता हूं और तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। विवान की इस बेबाक बात ने इश्की की बोलती बंद कर दी। वो जानती थी कि विवान सच कह रहा है। विवान ने हंसना बंद किया। उसने देखा कि इश्की सच में बहुत अनकंफर्टेबल और थकी हुई लग रही है। उसका लहंगे का वजन उसे अभी भी परेशान कर रहा था। विवान बेड से नीचे उतरा और सीधा क्लोसेट की तरफ गया। उसने वहां से एक डार्क ब्लू कलर की बहुत ही सॉफ्ट सिल्क की शर्ट निकाली, अपनी खुद की शर्ट। वो वापस इश्की के पास आया और वो शर्ट उसके सामने फेंक दी। तुम्हारे कपड़े कल सुबह तक यहां शिफ्ट हो जाएंगे। अभी के लिए मेरी इस शर्ट से काम चला लो। जाओ, जाकर वॉशरूम में चेंज कर लो। ये भारी टेंट पहनकर सोने की जरूरत नहीं है, विवान ने अपनी टिपिकल बॉस वाली टोन में कहा। इश्की ने वो शर्ट उठाई। उसे सच में उस 20 किलो के लहंगे से छुटकारा चाहिए था। वो बिना कुछ बोले बेड से उतरी और वॉशरूम की तरफ भागी। जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर घुसी, उसने जोर से दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक कर लिया। विवान वहीं खड़ा दरवाजे को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सॉफ्ट और केयरिंग स्माइल थी। पागल लड़की, उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। वॉशरूम के अंदर इश्की ने किसी तरह वो भारी लहंगा और ब्लाउज उतारा। उसने जब विवान की वो सिल्क शर्ट पहनी तो वो उसके घुटनों तक आ रही थी। वो शर्ट बहुत ही सॉफ्ट थी और उसमें से विवान के परफ्यूम की वही डार्क स्पाइसी महक आ रही थी। बाबा जी, इस सड़ू खड़ूस के कपड़े पहनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसी के गले लगकर खड़ी हूं। अजीब सा इंसान है, बाहर के लोगों की हड्डियां तोड़ता है और मेरे पिन से ऐसे निकाल रहा था जैसे कोई फूल चुन रहा हो। मुझे इससे लड़ना है, इसके प्यार में नहीं पड़ना। इश्की ने आईने में खुद को घूरते हुए कहा। करीब 20 मिनट बाद इश्की ने बहुत ही धीरे से वॉशरूम का दरवाजा खोला। उसने बाहर झांका। कमरे की मेन लाइट्स ऑफ हो चुकी थीं, सिर्फ नाइट लैंप जल रहा था। विवान बेड के एक तरफ लेटा हुआ था। उसने अपने कुर्ते को भी निकाल दिया था और अब वो सिर्फ अपने ब्लैक लोअर में बेयर चेस्टेड होकर सो रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। इश्की दबे पांव बाहर आई। वो शर्ट में बहुत ही छोटी और क्यूट लग रही थी। उसने सोचा कि वो चुपचाप बेड के दूसरे कोने पर जाकर सो जाएगी और विवान को पता भी नहीं चलेगा। वो बिल्कुल किनारे पर जाकर लेटने ही वाली थी कि अंधेरे में से विवान की भारी आवाज आई। बेड के किनारे पर सोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। इश्की चमक कर वहीं रुक गई। तुम सोए नहीं अभी तक? अपनी नई नवेली दुल्हन को बाथरूम में अकेला छोड़कर कोई पति कैसे सो सकता है? विवान ने अपनी आंखें खोले बिना ही कहा। इधर आओ मेरे पास, मैं यहीं ठीक हूं, मुझे किनारे पर ही नींद आती है, इश्की ने जिद करते हुए कहा और वहीं लेटकर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। उसने विवान की तरफ अपनी पीठ कर ली। विवान ने एक गहरी सांस ली। तुम सीधे तरीके से कभी कोई बात नहीं मानोगी ना? अगले ही सेकंड इश्की को महसूस हुआ कि बेड का गद्दा हिला। इससे पहले कि वो मुड़कर देख पाती, विवान के एक भारी हाथ ने उसकी कमर को पकड़ा और उसे एक ही झटके में खींचकर बेड के बीचों बीच ले आया। जंगली इंसान, इसकी चिल्लाई। विवान ने उसे अपनी तरफ पलटा और उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में लॉक कर लिया। इश्की की पीठ विवान के सीने से लगी हुई थी। विवान का एक हाथ इश्की के पेट पर था और दूसरा हाथ उसके सिर के नीचे से होता हुआ उसके बालों में फंसा था। इश्की का पूरा शरीर विवान की उस जलती हुई गर्म बॉडी से टच हो रहा था। छोड़ो मुझे तुम्हारे इतने पास नहीं सोना है। इश्की ने उसके हाथ को हटाने की कोशिश की। चुपचाप सो जाओ इश्की, विवान ने अपना चेहरा इश्की की गर्दन के पास बालों में छुपाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकावट और बहुत सारा सुकून था। मैंने पिछले 2 रातों से ठीक से नींद नहीं ली है। अगर तुमने अब और छटपटाने की कोशिश की तो मैं सच में वो कर बैठूंगा जो मैं आज रात नहीं करना चाहता। इस धमकी ने अपना काम कर दिया। इश्की एकदम से शांत हो गई। उसे पता था कि ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है जिससे वो हाथापाई में जीत सके। कुछ देर तक कमरे में एकदम सन्नाटा रहा। सिर्फ एसी की हल्की आवाज और विवान की गहरी सांसों की आवाज आ रही थी। इश्की की आंखें अंधेरे में खुली थीं। उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि विवान की उन मजबूत और पजेसिव बाहों में कैद होने के बावजूद उसे डर नहीं लग रहा था। उसे एक ऐसा एहसास हो रहा था जिसे वो खुद नाम नहीं दे पा रही थी। विवान, इश्की ने बहुत ही दबी हुई आवाज में अंधेरे में पुकारा। विवान की नींद अभी पूरी तरह नहीं लगी थी। उसने इश्की की कमर पर अपनी पकड़ थोड़ी और टाइट की। तुमने मेरे डैड को सच में दुबई भेजा है ना? वो ठीक तो है? इश्की के दिल में अभी भी अपने डैड की फिक्र थी, भले ही उन्होंने उसे बेच दिया था। विवान ने अपनी आंखें खोली। उसने इश्की के बालों पर एक बहुत ही सॉफ्ट किस किया। वो बिल्कुल सेफ हैं इश्की। मेरे आदमी 24 घंटे उनकी हिफाजत कर रहे हैं। जब तक वो मेरी बात मानेंगे, इस दुनिया की कोई भी गोली उन तक नहीं पहुंच सकती। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, विवान ने बहुत ही यकीन दिलाने वाली आवाज में कहा। इश्की ने एक गहरी राहत की सांस ली। उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उसने अनजाने में ही अपने दोनों हाथ उठाकर विवान के उस हाथ पर रख दिए जो उसके पेट पर रखा हुआ था।
विवान ने इश्की के उस छोटे से जेस्चर को महसूस किया। उसके होठों पर अंधेरे में एक बहुत ही सच्ची और गहरी स्माइल आ गई। उसने इश्की को खुद से थोड़ा और सटा लिया। गुड नाइट मेरी जंगली बिल्ली, विवान ने फुसफुसाते हुए कहा। गुड नाइट वेम्पायर, इश्की ने भी अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से बुदबुदाया। उस रात उस भारी और आलिशान बेडरूम में खौफ और नफरत से शुरू हुई वो कहानी एक अजीब से सुकून और एक नए डार्क रोमांस की शुरुआत में बदल चुकी थी। विवान को उसकी दुनिया मिल गई थी और इश्की को बिना मांगे एक ऐसा रक्षक मिल गया था जो उसके लिए दुनिया को भी आग लगा सकता था। दोनों एक दूसरे की गर्माहट में, एक दूसरे के प्यार की उस नई और अजीब सी गिरफ्त में सुकून की नींद सो गए। सुबह की पहली किरणें खिड़की के भारी मखमली पर्दों के बीच से रास्ता बनाकर उस विशाल आलीशान कमरे में दाखिल हो रही थीं। कमरे का माहौल एकदम शांत था, एक ऐसी खामोशी जो तूफान गुजर जाने के बाद आती है। हवा में अभी भी कल रात के हवन की जली हुई लकड़ियों, गेंदे के फूलों की मध्यम खुशबू और एक बहुत ही खास मर्दाना परफ्यूम की महक घुली हुई थी, विवान की महक। किंग साइज बेड के बीचों बीच रेशमी चादरों और नरम तकियों के ढेर में इश्की की नींद धीरे धीरे टूट रही थी। उसका शरीर थकान से चूर था। कल रात के उस भयानक ड्रामे, उस जबरदस्ती की शादी और विवान के उस खौफनाक रूप ने उसकी रूह तक को थका दिया था। नींद की उस अर्ध बेहोशी की हालत में इश्की को महसूस हुआ कि उसका सिर किसी सख्त लेकिन अजीब सी गर्माहट देने वाली चीज पर टिका हुआ है। वो तकिया नहीं था, वो सतह ऊपर नीचे हो रही थी, एक धीमी गहरी लय में सांस ले रही थी और उसके कान के ठीक नीचे एक बहुत ही शांत लेकिन मजबूत आवाज गूंज रही थी, धक धक धक। ये आवाज किसी लोरी की तरह सुकून देने वाली थी। अनजाने में ही इश्की ने अपनी नाक उस गर्माहट में और धंसा दी। उसे लगा शायद वो कोई बुरा सपना देख रही थी और अब अपने नरम बिस्तर पर सुरक्षित है। लेकिन तभी उसकी कमर पर एक भारी बोझ महसूस हुआ, एक ऐसी पकड़ जो लोहे के शिकंजे जैसी मजबूत थी, जिसने उसे हिलने तक की जगह नहीं दी थी। उस एक पल में इश्की की नींद का सारा नशा हवा हो गया। उसकी बंद आंखों के पीछे कल रात की सारी तस्वीरें किसी डरावनी फिल्म की तरह चलने लगीं। लाल जोड़ा, मंडप की आग, विवान का वो पत्थर जैसा चेहरा और वो सिंदूर। इश्की का दिल एक धक से रुक गया। उसने झटके से अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें गले में अटक गईं। वो किसी तकिए पर नहीं बल्कि विवान के नंगे, चौड़े और कसरत किए हुए सीने पर सिर रखकर लेटी थी। विवान का एक हाथ उसके सिर के नीचे दबा था और दूसरा उसकी कमर पर एक पॉजेसिव ग्रिप बनाए हुए था, जैसे कोई बच्चा अपने सबसे कीमती खिलौने को नींद में भी खोने से डरता हो। इश्की का पूरा शरीर एक अजीब सी सिहरन से कांप उठा। डर, शर्म और एक अजीब सी घबराहट एक साथ उस पर हावी हो गई। हे भगवान, मैं इस राक्षस के ऊपर सो रही थी पूरी रात, इश्की ने मन ही मन चीखते हुए सोचा। उसकी नजरें धीरे धीरे ऊपर उठीं। विवान सो रहा था, या कम से कम ऐसा लग रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर वो खूंखार और जानलेवा भाव नहीं था जो हमेशा इश्की को डराता था। नींद में उसका चेहरा अजीब तरह से शांत, लगभग मासूम लग रहा था। उसके काले घने बाल माथे पर बिखरे हुए थे। उसकी लंबी पलकें उसके गालों पर छाया बना रही थीं। इश्की कुछ पलों तक अपनी सांसें रोके बस उसे देखती रही। ये वही इंसान था जिसने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था, जिसने उसे कैद कर लिया था। लेकिन इस वक्त उसके इतने करीब होकर उसकी धड़कनों को सुनकर इश्की को एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। नहीं इश्की, ये एक जाल है, ये आदमी एक धोखा है। उसने खुद को याद दिलाया। उसे यहां से हट जाना चाहिए, इससे पहले कि ये शैतान जाग जाए। इश्की ने बहुत ही सावधानी से, जैसे वो किसी टाइम बम को डिफ्यूज कर रही हो, अपनी गर्दन को विवान के सीने से ऊपर उठाने की कोशिश की। उसने अपनी सांसें रोक लीं ताकि उसकी सांसों की आवाज से भी विवान की नींद न टूट जाए। उसने अपनी उंगलियों से विवान के उस भारी हाथ को, जो उसकी कमर पर रखा था, बहुत धीरे से छूना शुरू किया। विवान की कलाई पर बंधी वो महंगी प्लैटिनम घड़ी ठंडी लग रही थी। इश्की ने एक एक करके विवान की उंगलियों को अपनी कमर से ढीला करने की कोशिश की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर एक इंच एक मील जैसा लग रहा था। बस थोड़ा सा और वो इस पकड़ से आजाद हो जाएगी। इश्की ने विवान का हाथ लगभग हटा ही दिया था। उसने अपनी पीठ को बेड से थोड़ा ऊपर उठाया और पीछे खिसकने के लिए तैयार हुई। लेकिन उसी सेकंड एक बिजली की तेजी से विवान का वो हाथ, जिसे इश्की ने बड़ी मुश्किल से हटाया था, वापस एक झटके से उसकी कमर पर आया। इस बार पकड़ पहले से कहीं ज्यादा सख्त और दर्दनाक थी। इससे पहले कि इश्की कुछ समझ पाती या चीख पाती, विवान ने एक ही झटके में उसे वापस नीचे खींचा। इश्की का शरीर विवान के सख्त शरीर से जोर से टकराया। वो पूरी तरह से उसके ऊपर आ गिरी थी। इश्की के मुंह से एक दबी हुई आह निकल गई। उसकी आंखें दहशत से फट गईं। इतनी जल्दी कहां जाने की तैयारी है बीवी? विवान की आवाज, वो सुबह की नींद में डूबी हुई, बेहद भारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज थी। वो आवाज इतनी गहरी थी कि इश्की को अपने सीने के अंदर तक उसकी कंपन महसूस हुई। विवान ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थीं, लेकिन उसके होठों के कोने एक बहुत ही धीमी शैतानी मुस्कान में ऊपर उठ गए थे। इश्की का गला सूख गया। वो उसके ऊपर लेटी हुई थी। उनकी सांसें आपस में टकरा रही थीं। विवान के शरीर की गर्मी इश्की के कपड़ों के आर पार महसूस हो रही थी।
तुम जाग रहे थे? इश्की ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को विवान के सीने पर रखकर उसे पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश की। छोड़ो मुझे विवान, ये क्या बदतमीजी है? हटो। विवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। वहां सिर्फ एक गहरा, काला और अथाह सागर था। एक ऐसा जुनून जो इश्की को देखकर और भी गहरा हो जाता था। उसने इश्की के डरे हुए और शर्म से लाल चेहरे को देखा और उसकी मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। बदतमीजी? विवान ने अपनी एक भौं ऊपर चढ़ाई। उसका हाथ इश्की की कमर से फिसलते हुए उसकी पीठ पर आ गया, उसे अपनी जगह पर बनाए रखते हुए। मुझे तो लगा तुम बहुत आराम से सो रही थी। रात भर तो तुम मुझसे ऐसे चिपकी हुई थी जैसे मैं तुम्हारा कोई फेवरेट टेडी बियर हूं। मैंने सोचा बेचारी थक गई है, क्यों नींद खराब करूं। इश्की का चेहरा शर्म से जल उठा। उसे याद नहीं था कि रात में क्या हुआ, लेकिन ये सोचकर ही उसे घिन आ रही थी कि उसने अनजाने में ही सही इस आदमी से सुकून ढूंढा था। झूठ, सफेद झूठ बोल रहे हो तुम। इश्की ने अपनी घबराहट को गुस्से के पीछे छिपाने की कोशिश की। वो दुनिया के सामने शेरनी थी, लेकिन विवान के सामने आते ही उसकी रूह कांप जाती थी। फिर भी वो अपनी अकड़ नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं तुमसे चिपकी थी? सपने देखना बंद करो तुम। मुझे तो तुम्हें छूने से भी नफरत होती है। अब छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। विवान ने उसे छोड़ा नहीं। इसके बजाय उसने अपना सिर तकिए से थोड़ा ऊपर उठाया और अपना चेहरा इश्की के बिल्कुल करीब ले आया। इतना करीब कि अगर इश्की जरा सा भी हिली तो उनके होंठ आपस में मिल जाएंगे। नफरत, विवान ने बहुत ही धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज में कहा। उसकी गर्म सांसें इश्की के होठों पर लग रही थीं। तुम्हारी आंखें कुछ और कहती हैं इश्की, और तुम्हारा ये दिल। उसने अपना दूसरा हाथ इश्की के सीने पर उसके दिल के ठीक ऊपर रख दिया, जो किसी पिंजरे में बंद पंछी की तरह फड़फड़ा रहा था। ये तो कुछ और ही गवाही दे रहा है। इतना डरती क्यों हो मुझसे? इश्की की सांसें अटक गईं। विवान का हाथ उसके दिल की तेज धड़कनों को महसूस कर रहा था। वो अपनी कमजोरी उसके सामने जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। मैं किसी से नहीं डरती, और तुमसे तो बिल्कुल नहीं, इश्की ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर विवान को धक्का दिया। इस बार विवान ने उसे नहीं रोका। उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। इश्की किसी तरह लड़खड़ाते हुए बेड से नीचे उतरी। उसके पैर कांप रहे थे। वो बेड से दूर जाकर खड़ी हो गई, अपनी पीठ विवान की तरफ करके अपनी तेज सांसों को काबू करने की कोशिश करने लगी। विवान बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसने अपने कड़े हुए कंधों को हिलाया और अपनी गर्दन चटकाते हुए इश्की की पीठ को घूरता रहा। उसकी नजरों में एक शिकारी जैसा संतोष था, जो अपने शिकार को घबराता हुआ देखकर मिलता है। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, विवान ने अपनी सामान्य, ठंडी और कड़क आवाज में आदेश दिया। तुम्हारे कपड़े वार्डरोब में हैं, और हाँ, वो लाल लहंगा उतार देना। अब रोज रोज दुल्हन बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो, ये सच अब बदलने वाला नहीं है। इश्की ने मुड़कर उसे घूरा। उसकी आंखें गुस्से और आंसुओं से भरी थीं। वो कुछ कहना चाहती थी, उसे गाली देना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। वो बस पैर पटकती हुई वॉशरूम की तरफ भाग गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। विवान वहीं बैठा रहा। उसने साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाया और एक घूंट पिया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही डार्क और गहरी मुस्कान थी। भागो इश्की, जितना भागना है भागो, लेकिन हर रास्ता मेरे पास ही आकर खत्म होगा। करीब 1 घंटे बाद इश्की वॉशरूम से बाहर निकली। उसने एक सिंपल सी ओवरसाइज्ड व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी, जो शायद उसे वार्डरोब में सबसे पहले मिली थी। उसके बाल गीले थे और तौलिए में लिपटे हुए थे। उसकी आंखें रोने की वजह से थोड़ी सूजी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर उसने वही जिद्दी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वाला भाव ओढ़ रखा था। विवान कमरे में नहीं था। इश्की ने राहत की सांस ली। उसने जल्दी से अपने बाल झाड़े और शीशे के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उसने अपनी शर्ट का कॉलर ठीक किया, उसकी नजर आईने में अपने गले पर पड़ी। वहां उसकी गोरी गर्दन पर कॉलर बोन के ठीक ऊपर एक गहरा लाल नीला निशान चमक रहा था। कल रात का वो पल, जब विवान ने उसे दीवार से सटाकर अपनी टाई से उसके हाथ बांध दिए थे, और फिर इश्की के हाथ अपने आप उस निशान पर चले गए। एक अजीब सी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वो दर्द और वो अजीब सा सुख, दोनों यादें एक साथ वापस आ गईं। राक्षस कहीं का, उसने बुदबुदाते हुए अपने कॉलर को ऊपर चढ़ाया ताकि वो निशान छिप जाए। उसे अब इस कमरे से बाहर निकलना था। उसे देखना था कि क्या वो अब भी कैद है, क्या वो बाहर जा सकती है। इश्की दबे पांव कमरे से बाहर निकली। कॉरिडोर एकदम खाली और शांत था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसका दिल हर कदम के साथ तेज धड़क रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियों के बीच में पहुंची, उसे नीचे हॉल से आवाजें सुनाई दी। वो विवान की आवाज थी। इश्की वहीं रुक गई और छिपकर सुनने लगी। विवान फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो नीचे हॉल में खड़ा था, अभी भी उसी ब्लैक लोअर में, लेकिन उसने ऊपर एक डार्क ग्रे टी शर्ट पहन ली थी, जो उसके मस्कुलर शरीर पर पूरी तरह कसी हुई थी। हाँ, शिपमेंट आज रात तक पहुंच जानी चाहिए। और सुनो, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मुझे बहाने नहीं चाहिए। जो भी बीच में आए उसे रास्ते से हटा दो। मुझे मेरा माल चाहिए, किसी भी कीमत पर।
विवान की आवाज इतनी ठंडी और बेरहम थी कि इश्की की रूह कांप गई। ये बॉडीगार्ड वाली टोन नहीं थी। ये किसी ऐसे इंसान की आवाज थी जो जिंदगी और मौत के फैसले चुटकियों में लेता था। और विक्रम मल्होत्रा का क्या अपडेट है? विवान ने पूछा। इश्की के कान खड़े हो गए। डैड, ठीक है, उसे वहीं रखो। उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि उसकी बेटी के साथ यहां क्या हो रहा है। उसका काम सिर्फ साइन करना था, वो उसने कर दिया। अब वो मेरे टुकड़ों पर जी रहा है। उसे ये याद दिलाते रहना। इश्की के पैरों तले से जमीन खिसक गई। डैड, विवान के टुकड़ों पर? इसका मतलब डैड ने सच में उसे बेच दिया था, इस आदमी के हवाले कर दिया था? इश्की की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपना संतुलन खो बैठी और उसका पैर सीढ़ियों पर फिसल गया। एक हल्की सी आवाज हुई। विवान तुरंत खामोश हो गया। उसने एक झटके में फोन काटा और सीढ़ियों की तरफ मुड़ा। उसकी तेज और चील जैसी नजरें सीधे इश्की पर पड़ी, जो सीढ़ियों पर सहमी हुई खड़ी थी। इश्की को लगा कि अब उसकी शामत आ गई। उसने विवान की बातें सुन ली थीं। विवान ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वो बहुत ही आराम से अपनी जेबों में हाथ डाले सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा गहरा अंधेरा था जो इश्की को निगलने के लिए तैयार था। वो सीढ़ियां चढ़कर इश्की के बिल्कुल सामने आ गया। इश्की 2 सीढ़ी ऊपर थी, इसलिए उनकी आंखें एक ही लेवल पर थीं। तो जासूसी करने की आदत अभी गई नहीं तुम्हारी? विवान ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। ये आवाज चिल्लाने से ज्यादा डरावनी थी। इश्की ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन विवान ने अपना एक हाथ उसके पीछे वाली रेलिंग पर रख दिया, उसका रास्ता ब्लॉक करते हुए। मैं जासूसी नहीं कर रही थी। मैं तो बस नीचे आ रही थी, इश्की ने हकलाते हुए झूठ बोला। उसकी आंखें विवान से मिलने से कतरा रही थीं। विवान ने उसकी ठुड्डी के नीचे अपनी उंगली रखी और जबरदस्ती उसका चेहरा ऊपर उठाया। इश्की को उसकी आंखों में देखना पड़ा। झूठ, विवान ने फुसफुसाया। तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें कभी झूठ नहीं बोल पाती इश्की। तुमने सुना ना? सब कुछ सुन लिया। इश्की कांपने लगी। तुम कौन हो विवान? तुम सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं हो। डैड के बारे में तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुमने क्या किया है उनके साथ? विवान की पकड़ उसकी ठुड्डी पर थोड़ी सख्त हो गई। तुम्हें सच जानना है? तो सुनो, तुम्हारे डैड, वो एक कायर इंसान है। उन्होंने अपनी जान और अपनी कंपनी बचाने के लिए तुम्हारा सौदा मुझसे किया। तुम अब उनकी बेटी नहीं हो इश्की, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, एक ऐसी चीज जिसे मैंने खरीदा है। इश्की को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। नहीं, ये झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो। डैड ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो विवान के सीने पर मुट्ठियां मारने लगी। तुम गंदे हो, मुझे जाने दो, मुझे डैड से बात करनी है। विवान ने उसके दोनों हाथों को एक ही हाथ में पकड़ लिया और उन्हें उसकी पीठ के पीछे मरोड़ दिया। इश्की की चीख निकल गई। विवान ने उसे अपनी तरफ खींचा, इतना करीब कि उनके बीच हवा गुजरने की भी जगह नहीं थी। तुम्हारे डैड अब तुम्हारे लिए मर चुके हैं, विवान ने बेहद क्रूरता से कहा। अब तुम्हारी दुनिया सिर्फ मैं हूं और इस दुनिया के नियम मैं बनाता हूं। इश्की रो रही थी, तड़प रही थी। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। तुम मुझे कैद नहीं रख सकते। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। विवान हंसा, एक बहुत ही डार्क और डरावनी हंसी। पुलिस? इस शहर की पुलिस मेरे इशारों पर नाचती है मेरी जान। तुम अभी भी नहीं समझी कि तुम किसके कब्जे में हो। विवान ने उसे छोड़ा और एक कदम पीछे हटा। वो उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। उसकी नजर इश्की के उस बागी तेवर पर टिकी थी जो डर के बावजूद उसकी आंखों में था। तुम्हें लगता है तुम मुझसे लड़ सकती हो? तुम्हें लगता है तुम अभी भी वो बिगड़ी हुई शहजादी हो जिसके नखरे सब उठाते थे? विवान ने अपनी आवाज को एक खतरनाक स्तर तक गिरा दिया। मुझे लगता है तुम्हारा ये भ्रम तोड़ना पड़ेगा। विवान अचानक आगे बढ़ा और उसने इश्की को कंधे से पकड़कर दीवार से सटा दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है इश्की? विवान ने उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर कहा। ये कि तुम भूल जाती हो कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं, तुम्हारा मालिक हूं, तुम्हारा पति हूं। इश्की ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तुम मेरे कुछ नहीं हो, मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। विवान ने उसके जबड़े को मजबूती से पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। मानना पड़ेगा इश्की, और इसकी शुरुआत अभी से होगी, यहीं से। विवान की आंखों में एक अजीब सा पागलपन आ गया था। अब से, विवान ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, जब भी तुम मुझसे बात करोगी तुम्हारी जबान पर तुम नहीं होगा। इश्की समझ नहीं पाई। क्या? तुम मुझे तुम कहकर नहीं बुलाओगी? विवान ने अपनी पकड़ और मजबूत की। तुम्हें मुझे इज्जत देनी होगी, चाहे वो इज्जत डर से निकले या मजबूरी से। आज से, अभी से तुम मुझे आप कहकर बुलाओगी। इश्की को लगा उसने गलत सुना है। क्या? आप? कभी नहीं। मैं एक किडनैपर को, एक राक्षस को आप कभी नहीं बोलूंगी, सपने में भी नहीं। इश्की का ये खुला विद्रोह विवान के सब्र का बांध तोड़ने के लिए काफी था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई चॉइस है? विवान ने अपनी बॉडी से इश्की को दीवार में पूरी तरह दबा दिया। उसने अपना एक हाथ इश्की की गर्दन पर रखा,
पकड़ बहुत ज्यादा सख्त नहीं थी कि उसका गला घुट जाए, लेकिन इतनी मजबूत जरूर थी कि उसे यह एहसास हो जाए कि उसकी जिंदगी विवान की मुट्ठी में है। बोलो, विवान ने गुर्राते हुए कहा। बोलो, आप। अभी इश्की का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो डर रही थी, बहुत ज्यादा डर रही थी। उसका दिल कह रहा था कि हार मान ले, लेकिन उसका दिमाग, उसकी वो पुरानी अकड़ उसे झुकने से रोक रही थी। उसने अपनी नम आंखों से विवान को देखा और सिर हिलाया। नहीं, कभी नहीं। विवान की आंखों में अंधेरा छा गया। ठीक है, अगर तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगी तो मुझे अपना तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। विवान ने अपना चेहरा झुकाया। इश्की को लगा वो उसे किस करेगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन विवान के होंठ उसके कान के पास गए। तुम्हें पता है, विवान ने बहुत ही धीमी, रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में फुसफुसाया, इस घर के बेसमेंट में एक कमरा है, बहुत अंधेरा है वहां, कोई खिड़की नहीं, कोई आवाज नहीं। अगर तुम अगले 10 सेकंड में आप नहीं बोली तो मैं तुम्हें वहां बंद कर दूंगा। और यकीन मानो इश्की, वहां तुम्हें मेरी बहुत याद आएगी। तब तुम गिड़गिड़ाओगी, भीख मांगोगी, लेकिन वो दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम्हारी जबान सुधर जाएगी। विवान ने अपनी गर्दन पर पकड़ थोड़ी और बढ़ा दी। एक, इश्की का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अंधेरा कमरा, बेसमेंट, ये आदमी सच में ऐसा कर सकता था। 2, इश्की की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका सारा गुरूर, सारी अकड़ उस डर के सामने पिघलने लगी। उसे पता था कि वो विवान से नहीं जीत सकती, कम से कम अभी तो नहीं। 3, विवान उसे खींचकर ले जाने ही वाला था कि इश्की की हिम्मत टूट गई। अब ये आवाज इतनी धीमी थी कि शायद कोई और सुन भी नहीं पाता। ये एक टूटी हुई, हारी हुई आवाज थी। एक ऐसी लड़की की आवाज जो अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी थी। विवान रुक गया। उसके चेहरे पर एक क्रूर संतोष की लहर दौड़ गई, जैसे उसने किसी जंगली घोड़े को काबू कर लिया हो। उसने अपनी पकड़ ढीली की। उसका हाथ इश्की की गर्दन से हटकर उसके गाल पर आ गया। उसका स्पर्श अब सख्त नहीं, बल्कि एक अजीब तरीके से नरम था, जो इश्की को और भी ज्यादा डरा रहा था। क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। थोड़ा जोर से बोलो, मेरी जान। इश्की सुबक पड़ी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसू उसके गालों पर बह निकले। प्लीज विवान, आप मुझे जाने दीजिए, प्लीज। उस एक शब्द ने, उस आप ने, जैसे विवान के अंदर के शैतान को शांत कर दिया। उसने इश्की के गाल से आंसू पहुंचे। गुड गर्ल, विवान ने बहुत ही सौम्यता से कहा, जो उसके पिछले रूप से बिल्कुल अलग थी। देखा, कितना आसान था। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। विवान ने झुककर इश्की के माथे पर एक बहुत ही लंबा पजेसिव किस किया। इश्की बस खड़ी रही, एक बेजान गुड़िया की तरह, अपनी हार को महसूस करती हुई। विवान पीछे हटा। उसने अपनी शर्ट ठीक की और वापस अपने ठंडे बॉस वाले अवतार में आ गया। जाओ, नीचे जाकर नाश्ता करो, और याद रखना, आप एक भी गलती और बेसमेंट का दरवाजा हमेशा खुला है। विवान वहां से मुड़कर सीढ़ियां उतर गया। इश्की वहीं दीवार के सहारे खड़ी रही। धीरे धीरे वो जमीन पर बैठ गई और अपने घुटनों में सिर छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। आज सिर्फ एक शब्द नहीं बदला था, आज उसकी आजादी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। वो समझ गई थी कि वो एक ऐसे पिंजरे में है जिसकी चाबी उसी राक्षस के पास है, जिससे वो अब आप कहकर बात करने के लिए मजबूर थी। इश्की काफी देर तक उसी ठंडी जमीन पर बैठी रही। उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें सूख चुकी थीं, लेकिन अंदर जो कुछ टूटा था, उसकी चुभन हर सांस के साथ महसूस हो रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका वो बेबाक, बेखौफ रवैया किसी इंसान के आगे इस कदर घुटने टेक देगा। आप, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये विवान की जीत और इश्की की पूरी तरह से हार का प्रतीक था। उसने एक गहरी, कांपती हुई सांस ली। दीवार का सहारा लेकर वो धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके पैर अभी भी जेली की तरह कांप रहे थे। उसने आईने में खुद को देखा। सूजी हुई आंखें, उलझे हुए बाल और चेहरे पर एक ऐसा खौफ जो पहले कभी नहीं था। उसने नल खोलकर ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। पानी की हर बूंद उसे याद दिला रही थी कि अब उसकी जिंदगी उसकी अपनी नहीं रही। वो भारी कदमों से सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे डाइनिंग हॉल में एकदम सन्नाटा था। सिर्फ कांटे और चम्मच के प्लेट से टकराने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। विवान डाइनिंग टेबल के हेड वाली कुर्सी पर बैठा था। उसका वो खौफनाक अवतार, जिसने अभी कुछ देर पहले इश्की की रूह कंपा दी थी, अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो बहुत ही शांति से अपना नाश्ता कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इश्की जैसे ही हॉल में दाखिल हुई, विवान ने बिना अपनी नजरें उठाए कहा, आओ बैठो, तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो रहा है। इश्की के कदम वहीं ठिठक गए। वो उस इंसान के सामने जाने से डर रही थी, लेकिन बेसमेंट के उस अंधेरे कमरे का ख्याल आते ही उसने अपने होंठ भींचे और सिर झुकाकर चुपचाप विवान के बिल्कुल बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। टेबल पर फ्रेश फ्रूट्स, सैंडविच और जूस रखा था, लेकिन इश्की को कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। उसके पेट में डर के मारे अजीब सी ऐंठन हो रही थी।
उसने अपने हाथ अपनी गोद में कसकर बांध लिए और अपनी नजरें खाली प्लेट पर गड़ा दी। कुछ पलों तक कोई कुछ नहीं बोला। विवान ने अपना कॉफी का मग नीचे रखा। उसने बहुत ही आराम से एक टोस्ट उठाया, उस पर बटर लगाया और उसे एक छोटी प्लेट में रखकर इश्की के सामने खिसका दिया। खाओ, विवान ने कहा। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था। इश्की ने टोस्ट की तरफ देखा और फिर हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, मुंह, मुझे भूख नहीं है। विवान के हाथ जो जूस का ग्लास उठा रहे थे हवा में ही रुक गए। उसने अपनी गर्दन धीरे से इश्की की तरफ घुमाई। उसकी उन गहरी डार्क आंखों में कोई भाव नहीं था, लेकिन वो खालीपन ही सबसे ज्यादा डरावना था। मैंने क्या कहा था तुमसे? विवान की आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ इश्की ही सुन सके। इश्की का दिल धक से रह गया। उसे याद आ गया, उसने विवान को तुम कह दिया था। वो अपने ही घर में, अपने ही रवैये में इतनी आदी थी कि आप बोलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन विवान की वो चेतावनी, बेसमेंट, सॉरी। इश्की की आवाज बुरी तरह कांपने लगी। उसने जल्दी से अपनी गलती सुधारी। डर के मारे उसकी आंखें डबडबा गईं। मेरा मतलब था आप। मुझे भूख नहीं है। विवान, सर, आप। इश्की इतनी बुरी तरह घबरा गई थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो विवान को क्या कहकर बुलाए। वो अपने ही शब्दों में उलझ रही थी। विवान ने उसे इस तरह डर से कांपते हुए देखा और उसके चेहरे का वो सख्त भाव पिघल गया। उसे इश्की को डराने में मजा आता था, लेकिन उसे इस तरह टूटते हुए देखना उसके अंदर के साइकोपैथ को एक अजीब सा सुकून और पॉजेसिवनेस दे रहा था। विवान ने अपना हाथ बढ़ाया और इश्की के कांपते हुए हाथों को अपनी बड़ी गर्म हथेलियों में कैद कर लिया। इश्की ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन विवान की पकड़ मजबूत थी। रिलैक्स, विवान ने बहुत ही सॉफ्ट आवाज में कहा, जैसे वो किसी डरे हुए जानवर को शांत कर रहा हो। सर, बोलने की जरूरत नहीं है। आप काफी है, और नाश्ता तुम्हें करना पड़ेगा। तुम बहुत कमजोर हो गई हो। अगर तुम खुद नहीं खाओगी तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा, और यकीन मानो वो तरीका तुम्हें शायद पसंद ना आए। इश्की ने डर के मारे तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, मैं खा लूंगी। आप छोड़िए मुझे। विवान ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। इश्की ने कांपते हाथों से वो टोस्ट उठाया और बिना किसी स्वाद के उसे चबाने लगी। हर निवाला उसके गले में अटक रहा था, लेकिन विवान की वो चील जैसी नजरें उसे रुकने नहीं दे रही थीं। नाश्ता खत्म होने के बाद विवान खड़ा हुआ। चलो, कॉलेज का टाइम हो गया है, विवान ने अपनी कलाई की महंगी रोलेक्स घड़ी देखते हुए कहा। इश्की ने हैरानी से उसे देखा। उसे लगा था कि आज विवान उसे कहीं नहीं जाने देगा। कॉलेज? मैं जा सकती हूं? विवान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं तुम्हें कोई पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहता इश्की। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हें पता हो कि तुम किसकी हो। बाहर कार तैयार है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। विवान बाहर चला गया। इश्की ने एक लंबी राहत की सांस ली। कम से कम कॉलेज में जाके वो इस घुटन से थोड़ी देर के लिए आजाद तो हो सकेगी। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ भागी। कार में बैठते ही वो जानी पहचानी घुटन फिर से वापस आ गई। विवान आज ड्राइविंग सीट पर था। कोई और बॉडीगार्ड या ड्राइवर उनके साथ नहीं था। इश्की ने चुपचाप पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। उसने दरवाजा बंद किया और अपनी सीट बेल्ट खींचने लगी, लेकिन सीट बेल्ट का लॉक फंस गया था। वो बार बार उसे खींच रही थी, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। इश्की, उफ! इश्की झल्लाहट में बुदबुदाई। तभी विवान ने अपनी सीट बेल्ट छोड़ी और इश्की की तरफ झुक गया। इश्की एकदम से सिकुड़कर कार के दरवाजे से चिपक गई। क्या कर रहे हैं आप? इश्की ने बहुत मुश्किल से आप शब्द का इस्तेमाल किया। विवान का चेहरा इश्की के चेहरे के बिल्कुल करीब था। उसकी परफ्यूम की वो डार्क, मस्कुलर महक पूरी कार में फैली हुई थी, जो इश्की के दिमाग को सुन्न कर रही थी। सीट बेल्ट लगा रहा हूं, विवान ने बहुत ही शांत और नशीली आवाज में कहा। उसका हाथ इश्की के कमर के पास से होता हुआ सीट बेल्ट तक गया। इस दौरान उसकी बांह इश्की के पेट से हल्की सी रगड़ खाती हुई गुजरी। इश्की ने अपनी सांसें रोक ली। विवान ने एक ही झटके में सीट बेल्ट खींची और उसे लॉक कर दिया। क्लिक! लेकिन वो पीछे नहीं हटा। वो उसी तरह इश्की के ऊपर झुका रहा। उसकी नजरें इश्की की आंखों से होती हुई उसके होठों पर आईं। इश्की ने डर कर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा विवान को भी उसकी आवाज सुनाई दे रही होगी। विवान के होठ इश्की के कान के पास गए। गुड गर्ल, तुमने आप कहा। मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे ही मेरी बात मानती रहना, तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। विवान ने उसके गाल पर बहुत ही हल्का सा लेकिन अपनेपन से भरा एक किस किया और फिर अपनी सीट पर वापस आ गया। उसने कार स्टार्ट की और गाड़ी मेंशन के गेट से बाहर निकल गई। इश्की ने अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। वो बाहर सड़क को देखने लगी, लेकिन उसका दिमाग उसी एक पल में अटका हुआ था। ये आदमी उसे पागल कर देगा। कभी इतना खौफनाक कि जान निकल जाए और कभी इतना करीब कि दिल धड़कना भूल जाए। करीब 20 मिनट बाद गाड़ी कॉलेज के गेट से कुछ दूरी पर रुकी। कॉलेज के बाहर काफी भीड़ थी। स्टूडेंट्स इधर उधर घूम रहे थे। सुनो,
विवान ने गाड़ी रोकते हुए कहा। इश्की ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन वो रुक गई। उसने डरते हुए विवान की तरफ देखा। मैं यहीं कार में हूं, विवान ने अपने काले चश्मे पहनते हुए कहा। तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आऊंगा ताकि तुम्हें अजीब ना लगे, लेकिन मेरी नजर तुम पर रहेगी। और याद रखना, कल रात मैंने कबीर के साथ क्या किया था। किसी भी लड़के को अपने आसपास फटकने मत देना। कोई गले मिलना नहीं, कोई हाथ मिलाना नहीं। समझ गई? इश्की ने जल्दी से सिर हिला दिया। समझ गई। वो कार से उतरी और लगभग भागते हुए कॉलेज के गेट की तरफ जाने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे विवान की नजरें लेजर बीम की तरह उसकी पीठ पर गड़ी हुई हैं। कैंटीन के पास तान्या और रिया पहले से ही उसका इंतजार कर रही थीं। दोनों की हालत अभी भी डरी हुई थी। कल रात पार्किंग में विवान का वो शैतानी रूप देखने के बाद दोनों के होश उड़े हुए थे। जैसे ही इश्की उनके पास पहुंची, तान्या ने उसे खींचकर एक कोने में कर लिया। इश्की, तू ठीक तो है ना? तान्या ने उसकी बाहें पकड़ते हुए फुसफुसाकर पूछा। कल रात उस साइको ने तुझे कुछ किया तो नहीं? यार, हम तो रात भर सोए नहीं। वो आदमी, वो इंसान नहीं है, वो कोई मॉन्स्टर है। रिया ने भी अपने नाखून चबाते हुए कहा। हाँ बे, हमरा तो कलेजा अभी भी मुंह में अटका हुआ है। वो आदमी का आंख, बाप रे बाप, खून पीने वाला पिशाच लग रहा था। तू कैसे बच गई उससे? इश्की ने उन दोनों को देखा। उसके गले में अभी भी वो मंगलसूत्र छिपा हुआ था। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को बताना चाहती थी कि कल रात क्या हुआ, कैसे उस मॉन्स्टर ने उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। लेकिन अगर उसने कुछ कहा और विवान को पता चल गया तो वो इन दोनों को भी नहीं छोड़ेगा। इश्की ने एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाई। अपने डर को छुपाने की वो माहिर थी। अरे कुछ नहीं यार, वो बस डैड का बहुत लॉयल है ना। डैड ने उसे बोला है मुझे प्रोटेक्ट करने को, तो वो कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेता है अपनी जॉब को। उसने बस मुझे घर छोड़ दिया और फिर वो अपने कमरे में चला गया। कुछ नहीं किया उसने। इश्की ने अपनी नजरों को चुराते हुए झूठ बोला। तान्या ने उसे घूर कर देखा। तू सच बोल रही है ना इश्की? अगर वो तुझे परेशान कर रहा है तो हम पुलिस। पागल हो गई है क्या? इश्की एकदम से चीख पड़ी, फिर अपनी आवाज धीमी करते हुए बोली। पुलिस वुलिस कुछ नहीं, डैड ने उसे रखा है तो डैड ही उसे निकालेंगे। तुम लोग टेंशन मत लो। तभी वहां पे आर्यन आ गया। आर्यन, विवान का छोटा भाई, जिसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती थी, आज वो भी बहुत सीरियस था। उसने इश्की को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी रिस्पेक्ट और डर आ गया। वो जानता था कि कल रात क्या हुआ है। वो जानता था कि इश्की अब सिर्फ उसकी दोस्त नहीं बल्कि उसकी भाभी है, विवान रायचंद की पत्नी। हाँ इश्की, आर्यन ने बहुत ही सधे हुए और फॉर्मल तरीके से कहा। इश्की को आर्यन का ये बदला हुआ बर्ताव अजीब लगा। हाँ आर्यन, तू ठीक है ना? कल रात विवान ने तुझे कुछ कहा तो नहीं? आर्यन ने एक फीकी सी स्माइल दी। नहीं, भाई ने कुछ नहीं कहा। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं, इश्की ने कहा। चारों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर कॉलेज का एक सीनियर राहुल आ गया। राहुल बहुत ही स्मार्ट, फ्रेंडली और कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी का हेड था। वो इश्की को काफी पसंद करता था, लेकिन इश्की उसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह ही देखती थी। हे इश्की, राहुल ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ आते हुए कहा। कैसी हो तुम? यार, कल तुम एनुअल फेस्ट की प्रैक्टिस में नहीं आई। तुम्हारा वो सोलो परफॉर्मेंस वाला पार्ट अटका हुआ है। राहुल ने बात करते करते बहुत ही कैजुअल और दोस्ताना तरीके से अपना हाथ आगे बढ़ाया और इश्की के कंधे पर रख दिया। इश्की का दिल एक झटके से रुक गया। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। हाथ हटाओ, इश्की के अंदर से चीख निकली, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाई। उसने तुरंत मुड़कर कॉलेज के मेन गेट की तरफ देखा। वहां गेट के बाहर वो ब्लैक एसयूवी खड़ी थी और कार के बाहर, कार के बोनट से टेक लगाए, विवान खड़ा था। उसने अपने काले चश्मे उतार लिए थे। उसकी नजरें सीधी राहुल के उस हाथ पर गड़ी थीं जो इश्की के कंधे पर रखा था। दूरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन विवान के चेहरे का वो खौफनाक हत्यारा भाव इश्की को यहां तक साफ महसूस हो रहा था। विवान का जबड़ा इतनी जोर से कसा हुआ था कि उसकी नसें साफ दिख रही थीं। उसने अपना एक हाथ अपनी पॉकेट में डाला। इश्की जानती थी कि उस पॉकेट में क्या है, गन। इश्की की सांसें हलक में अटक गईं। अगर विवान यहां आ गया तो वो राहुल को जान से मार देगा। कल कबीर का जो हाल किया था, राहुल का उससे भी बुरा हाल होगा। राहुल, इश्की ने घबराते हुए तुरंत एक कदम पीछे लिया, जिससे राहुल का हाथ उसके कंधे से हट गया। राहुल थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या हुआ इश्की? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, मुझे याद आया, मुझे लाइब्रेरी जाना है। मुझे एक बहुत जरूरी असाइनमेंट सबमिट करना है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूं, इश्की ने हकलाते हुए कहा। अरे लेकिन प्रैक्टिस। राहुल ने आगे बढ़कर फिर से इश्की का हाथ पकड़ना चाहा। डोंट टच मी। इश्की इस बार सच में चीख पड़ी। आसपास के लोग मुड़कर उन्हें देखने लगे। राहुल एकदम से शॉक हो गया। उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। सॉरी इश्की,
मैंने कुछ गलत किया क्या? इश्की को राहुल के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी उसकी जान बचाना था। उसने गेट की तरफ देखा। विवान अपनी जगह से हट चुका था। वो तेज और भारी कदमों से कॉलेज के गेट के अंदर आ रहा था। भगवान बचा लो। इश्की का दिल सीना फाड़कर बाहर आने को तैयार था। उसने बिना कुछ सोचे राहुल को वहां से दूर करने के लिए कहा, तुम जाओ राहुल, प्लीज अभी जाओ यहां से, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। राहुल कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन इश्की का डरा हुआ चेहरा देखकर वो वहां से चुपचाप चला गया। इश्की ने एक गहरी राहत की सांस ली, लेकिन उसकी राहत सिर्फ 2 सेकंड की थी। तान्या और रिया ने डर के मारे इश्की का हाथ पकड़ा। इश्की, वो देख, वो तेरा यमराज इधर ही आ रहा है। इश्की ने मुड़कर देखा। विवान बिल्कुल उनके सामने आ चुका था। उसके शरीर से एक ऐसी खौफनाक एनर्जी निकल रही थी कि तान्या और रिया बिना कुछ कहे इश्की को वहीं छोड़कर पीछे की तरफ भाग गई। आर्यन भी अपना सिर झुकाकर एक साइड में खड़ा हो गया। अब उस कॉरिडोर के बीचों बीच सिर्फ इश्की खड़ी थी और उसके सामने विवान की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने अपनी कोट के बटन खोले और इश्की के बिल्कुल करीब आ गया। मैंने तुमसे क्या कहा था? विवान की आवाज इतनी ठंडी और खौफनाक थी कि इश्की की हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। वो बस राहुल था। वो ड्रामा प्रैक्टिस के लिए। इश्की के होंठ कांप रहे थे। वो अपनी पुरानी शेरनी वाली अकड़ भूल चुकी थी। वो बस इस साइकोपैथ से बचना चाहती थी। मैंने नाम नहीं पूछा। विवान ने एक कदम और आगे बढ़ाया। इश्की पीछे हटते हुए एक पिलर से जा टकराई। मैंने पूछा था कि मैंने क्या हुक्म दिया था? किसी लड़के को अपने आसपास फटकने मत देना। फिर उसका हाथ तुम्हारे कंधे पर कैसे था? उसने खुद रखा था। मैंने उसे पीछे धक्का दिया ना। आपने देखा होगा। मैंने उसे मना किया। इश्की ने अपने बचाव में डर के मारे जल्दी जल्दी कहा। आप शब्द उसके मुंह से अब डर के कारण अपने आप निकल रहा था। विवान ने अपना एक हाथ पिलर पर रखा, इश्की के चेहरे के बिल्कुल पास। हाँ, मैंने देखा। विवान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने देखा कि तुमने उसे बचाने के लिए दूर किया। तुम मुझसे उसे बचा रही थी, है ना? इश्की की चोरी पकड़ी गई। उसने अपनी नजरें नीचे कर लीं। विवान ने अपनी उंगली से इश्की की ठुड्डी को ऊपर किया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो इश्की। तुम सबको बचाना चाहती हो, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम खुद को मुझसे नहीं बचा सकती? विवान का चेहरा उसके इतने करीब था कि इश्की को लगा वो सबके सामने उसे किस कर लेगा। प्लीज विवान, कॉलेज है, सब देख रहे हैं। इश्की ने रोनी सी आवाज में मिन्नत की। देखने दो, विवान ने बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में कहा। पूरी दुनिया को देखने दो कि तुम किसकी हो। आज मैं उसे छोड़ रहा हूं क्योंकि तुमने खुद उसे दूर कर दिया। लेकिन अगर मुझे दोबारा किसी की परछाई भी तुम पर पड़ती हुई दिखी तो मैं उस परछाई को भी जला दूंगा। विवान ने इश्की के गाल को बहुत ही सॉफ्टली सहलाया, एक ऐसा टच जो उसके गुस्से से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। जाओ, अपनी क्लास अटेंड करो, मैं बाहर ही हूं। विवान पीछे हटा और अपनी एसयूवी की तरफ वापस लौट गया। इश्की वहीं पिलर के सहारे खड़ी रही। उसके पैर जेली की तरह कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पिंजरे से कैसे बाहर निकलेगी। ये आदमी सिर्फ उसका बॉडीगार्ड नहीं था, ये उसका मालिक बन चुका था। एक ऐसा मालिक जो उसे किसी और की नजर तक नहीं लगने देना चाहता था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इश्की के दिल के किसी बहुत ही गहरे कोने में विवान की ये पागलपन वाली पॉजिटिवनेस उसे एक अजीब सा महसूस करा रही थी। एक ऐसा एहसास जिससे वो खुद भागना चाहती थी। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? इश्की का ये नया अवतार और अगस्त्य का रिएक्शन आपको कैसा लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्लीज यार, लाइक, शेयर और कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, ताकि मेरा मनोबल कम ना हो और मेरा दिमाग ऐसे ही नए नए ट्विस्ट सोचता रहे। इमेजिन विद सान्या को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि नया एपिसोड आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।